हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमें कुछ व्यूअर ने ऑटोकॉर्नर के कट्स के बारे में पूछा था और मैं आज टाइम निकाल कर उसके लिए फिर आपको समझाने जा रहा हूँ। आप ये टॉपिक पूरा समझिए और ये टॉपिक जो है ना बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको आप समझ जाओगे तो स्पिनिंग में जो मटेरियल बनता है, जो कभी भी क्वालिटी का प्रॉब्लम आता है, ऑटोकॉर्नर में आप सुधार सकते हो। और जो ऑटोकॉर्नर में कोन बनता है उसमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं रहेगा, मेरा उम्मीद है। आपको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड सेटिंग ऑफ ऑटोकॉर्नर गेजेस मैंने कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड में लेके ये सब बना रखा मैंने। देखिए, जैसे अपन कटन में अपन 3 वेराइटी का गेज लिए हुए। एक कटन में डोमेस्टिक है, ये कार्डेड है, सेमी कोम्ड है, जो भी समझिए। और एक एक्सपोर्ट, ये हो गया कोम्ड क्वालिटी का। ये हो गया कोम्ड कंपैक्ट का है। 3 वेराइटी का लिया और इसमें मैंने एक स्टैंडर्ड सेटिंग डाल रखा। देखिए, नेप से डोमेस्टिक में 5 का है, एक्सपोर्ट में 4 है, कोम्ड कंपैक्ट में 3.5 है, ऐसे DS 2.4, 2.2, 1.9 है, LS 2.2, 2.1, 1.9 और DL 1.28, 1.25, 1.24 और LL है 30, 24, 24, माइनस D 20, 14, 14, माइनस L 30, 30, 30 और डाया डिफरेंस प्लस माइनस 9%, 8%, 8%। तो ये जो स्टैंडर्ड सेटिंग दिया, इसमें अगर अपन चलाएंगे मटेरियल, कटन का मटेरियल, मेरे को पूरा गारंटी है इसमें कोई आपकी क्वालिटी कंप्लेंट नहीं आएगा। समझ लीजिए, आपने डोमेस्टिक में ए वाला गेज रखे हो, आपकी अचानक नेप्स का कट्स बढ़ गया तो इसको आप थोड़ा सा खुल सकते हो। 5 से 5.1 कर दिया या 5.2 कर दिया। तो पहले ऑटोकॉर्नर का जो कट्स होता है, देखिए बड़ी बड़ी चीज़ देखा जाए, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ऑटोकॉर्नर में टोटल समझ लीजिए 55 कट्स पर 100 किलोमीटर एक अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो उसमें नेप्स कट देखिए, नेप्स का जो कट्स है, अगर 5 का है, थिन का है 3 है, शॉर्ट है 35, थिक है 12। आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसमें देखिए थिन कट सबसे कम रहता है, नेप्स कट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और सबसे मेजर कट आता है जो शॉर्ट कट आता है 35 है। और उसके बाद थिक कट, थिक मतलब लॉन्ग थिक होता है, शॉर्ट थिक है, मिला के 12 होता है और थिन आता है सिर्फ 3। तो इसमें आप कभी भी जब सेटिंग, जैसे स्टैंडर्ड सेटिंग डाल दिए, इसमें देखना कौन सा कट्स ज़्यादा आ रहा है। जैसे DS शॉर्ट कट ज़्यादा आ रहा है तो इसको आप थोड़ा ओपन कर सकते हैं और ये सारी उसी हिसाब, जैसे डाया डिफरेंस प्लस माइनस 9%। जैसे काउंट आपके 30 काउंट है, 9% प्लस माइनस काउंट अलाउ करेगा, उसे ऊपर होगा रिजेक्शन कर देगा। तो उसी हिसाब से ये भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। लेकिन मेरा एक राय है, ऑटोकॉर्नर का गेज चेंज करना एडवाइजेबल नहीं है। कोई कोई कंपनी में ऑटोकॉर्नर का सेटिंग डाल के मैनेजमेंट उसमें ताला चाबी लगा देता है ताकि कोई छेड़छाड़ ना करे। और टॉप मैनेजमेंट भी इसको नज़र रखता है, ऑटोकॉर्नर का गेज कोई रात में छेड़ ना दे, कोई चोरी छुपे चेंज ना कर दे, इसीलिए एक्सक्लूसिव वाला को लगा के चेक करता है। सबसे सही तरीका है, अगर कट्स ज़्यादा है तो ऑटोकॉर्नर का गेज नहीं छेड़ के अपन पीछे बैक प्रोसेस से उसका सेटिंग चेंज करे या कुछ काम करे ताकि ऑटोकॉर्नर में मटेरियल आराम से निकले और कट्स ना आए। ये कटन का बारे में हो गया। इस सिंथेटिक का 2 आपको मैंने एग्जांपल दिया। ये जैसे 100% पॉलिस्टर है, इसमें अपन 4.5 का नेप्स का रखे और DS का 2.1, LS का 1.9, 1.25 है DL का, ऐसे ही पूरा सेटिंग दिया हुआ और PV में उसी हिसाब से मैंने दिया हुआ।
तो ये स्टैंडर्ड सेटिंग मैंने बताया, उसको अपन छेड़छाड़ बिल्कुल कम से कम करेंगे तब ठीक रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए ऑटोकोनर स्टैंडर्ड सेटिंग का बारे में आपको बता दिया कि ये अपन स्टैंडर्ड सेटिंग रख सकते हैं। उसके बाद में हमारे जो ऑटोकोनर का जो कार्ड्स बोलते हैं ना, अपने ऑटोकोनर का कार्ड्स 60 से 100 तक जो होता है वो स्टैंडर्ड है, बिल्कुल लाइट शेड होता है, कभी 60-55 तक भी आ जाता है, बिल्कुल हैवी शेड होता है, डार्क शेड होता है, या ओन डाइड मटेरियल होता है, उसमें अपना 100 तक भी पहुंच जाता है। लेकिन 60 से 100 तक में अपना कोई दिक्कत नहीं जाता। अगर इसी रेंज में रखना है आपको, ये जो रेंज में आपको रखना है, तो हर स्टेज में उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। जैसे मिक्सिंग का मैंने अभी बता रहा हूँ, मिक्सिंग से लेके आपको रिंग फ्रेम ऑटोकोनर तक हर स्टेज में प्रिकॉशन रखोगी तो एक कार्ड्स लेवल आप मेंटेन कर पाओगी। सबसे पहले देखिए मिक्सिंग का मैं समझा रहा हूँ। डाइड पोर्शन जो होता है ना फाइबर का, डाइड पोर्शन चाहे स्लाइबर हो फाइबर हो, इसको आपको हमेशा ब्लेंडर में ओपन करके मिक्सिंग लगानी पड़ेगी। और जो विस्कस फाइबर है वो चाहे ग्रे हो या डाइड हो, वो दोनों ही ओपन करना है विस्कस फाइबर। और वो चेक मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल नॉट एक्सीड देन द स्टैंडर्ड। जो रॉ मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर रहता है, नमी रहता है, वो स्टैंडर्ड के अंदर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल आपको कॉटन का अपन रॉ मटेरियल इशू किए तो उसका 6 से 8% तक मॉइस्चर अपन चल सकता है, समझ लो उसे 12% है, 13% है, तो वो क्या फाइबर चिपकेगा हर प्रोसेस में, गीलापन के कारण हर जगह चिपकेगा। कार्डिंग में नेप्स बनेगा, नेप्स बनेगा तो फिर ऑटोकोन में नेप्स वाला कट्स बढ़ जाएगा। ये इसीलिए अपन रॉ मटेरियल का मॉइस्चर परसेंटेज चेक करना जरूरी है। जैसे पॉलिस्टर में कम परसेंटेज स्टैंडर्ड है, 0.4 का मॉइस्चर का स्टैंडर्ड है, तो उसी से विस्कस में 13-14% मॉइस्चर अपन ले सकते हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और देखिए यूनिफॉर्म स्प्रे ऑफ एंटीस्टैटिक एजेंट एंड वाटर, जब भी अपन मिक्सिंग लगाते हैं, लेयरिंग करते हैं, अपना जो स्प्रे है एंटीस्टैटिक LB40, 2152P, वाटर, ये सब बढ़िया से यूनिफॉर्मली कमरे के अंदर स्प्रे मारना चाहिए। कहीं हापाजाट कहीं ज़्यादा हो गया कम हो गया, जहाँ ज़्यादा हो गया वहाँ गीला रहा, गीला रहने से क्या वो फॉल्ट सब बढ़ेगा, और फॉल्ट बढ़ेगा फिर ऑटोकोन में कट्स बढ़ेगा। तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। और जो सॉफ्ट वेस्ट होता है, देखिए सॉफ्ट वेस्ट होता है वो स्प्रेड ऑन होल एरिया ऑफ मिक्सिंग लेयर रूम। लेयर रूम में हम जैसे बात हुई थी 3-4 लेयर के बाद एक बार सॉफ्ट वेस्ट डालना, पूरा कमरे में फैलाना। ऐसे जैसे 3 टन का मिक्सिंग लगा रहे तो 30 लेयर होगा, तो सॉफ्ट वेस्ट अपन 20-20 में 2-3 लेयर में 4 लेयर में थोड़ा थोड़ा फैला के डालना पड़ेगा, तब जाके बढ़िया रहेगा। मिक्सिंग बीन आफ्टर कंडीशनिंग अलाउड टू वर्क, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑटोकोनर में कट्स बढ़ने का ये भी एक मेजर रोल लेता है। जैसे समझ लीजिए हम कोई मिक्सिंग लगाए, हर मिक्सिंग का कंडीशनिंग टाइम अलग अलग रहता है। आप कटर मिक्सिंग लगाओगे 8 घंटा कंडीशनिंग हो जाएगा, बहुत है। अगर डाइड कटन का लगा रहे हो 16 घंटा हो गया, बहुत है। ऐसे ही अगर आप लिनन का मिक्सिंग लगाया उसे 72 घंटा चाहिए कंडीशनिंग करना। तो उसी हिसाब से जिस मटेरियल का जितना घंटे का कंडीशनिंग स्टैंडर्ड टाइम है उतना तो देना है, उतना नहीं देंगे तो मिक्सिंग बराबर चलेगा नहीं। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको ऐसे ही गोला मार देता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर बिना कंडीशनिंग वाला मिक्सिंग आप चला दिए तो आप ऑटोकोनर से कार्ड से स्टैंडर्ड लेवल लाना मुश्किल है, कभी नहीं आएगा। समझ लो अपन 40 PV सॉफ्ट का मिक्सिंग लगाए और माल कम है 2-3 घंटे में चला दिए, तो 2-3 घंटे में चला दिए उसका रिजल्ट इतना ख़राब आएगा। ऑटोकोनर में जहाँ पे 70 कार्ड्स आता है वहाँ 150-200 आ जाएगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने घोड़ा मारा हुआ। उसके बाद देखिए हैवी फाइबर्स लेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ ब्लेंडर, हेगन पुट और लैटिस। मतलब जैसे समझ लीजिए अपन पॉलिस्टर विस्कस का मिक्सिंग चला रहे हैं, कभी कभी देखना पॉलिस्टर का जो फाइबर है या विस्कस का फाइबर साइड में गिर जाता है, वो जो ज़्यादा वजन रहेगा वही गिर जाएगा। पीसी चलाते हैं पॉलिस्टर गिर जाएगा, कटन रहेगा। तो सारी फाइबर क्या साइड में जो गिर जाता है, हर घंटे में इसको निकाल के फिर झाड़ झूड़ के लाटिस पे डालना पड़ता है। डालने पड़ेगा तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होके जाएगा। नहीं तो 8 घंटे में एक बार कारीगर निकाला, इसको डाल दिया, तो फिर मटेरियल खराब हो जाता है, कट्स वगैरह बढ़ जाता है। आफ्टर एवरी 1 आवर ये सब चीज़ अपन यूज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आपको मिक्सिंग के बारे में समझाया था, ऐसे ही स्टैंडर्ड कट्स अपन 60 से 100 तक अगर रखनी है 100 किलोमीटर में, ये दो चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आरएच का देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, और डिपार्टमेंट वाइज अगर बराबर परसेंटेज नहीं रखोगे, आरएच नहीं रखोगे, तो वर्किंग खराब होगा। और जैसे मिक्सी में वर्किंग खराब हुआ या ब्लोअर में हुआ, ऐसे ही आगे भी खराब होता रहेगा, और अल्टीमेटली रिम फ्रेम का वर्किंग खराब होगा, कट्स बढ़ जाएगा। तो मैंने एक आपको स्टैंडर्ड आरएच का मैंने फार्मूला बता रहा हूँ। सिंथेटिक में देखिए मिक्सिंग में 65 से 70% आरएच चलेगा, कटर में 75 से 85 तक मिक्सिंग का आरएच बढ़िया है, ये स्टैंडर्ड आरएच है। उसे 2-4% आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं। और ब्लोअर में देखिए 60 से 65% रखे, कटर में 65 से 70। ये सिंथेटिक का अलग कर दिया मैंने इसलिए, तो आपकी समझने में दिक्कत नहीं जाए। कार्डिक ड्रप एम सिंपलेस से 3 डिपार्टमेंट होता है, एक ही सेक्शन के अंदर होता है, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी प्लांट का कोई पार्टीशन नहीं रहता। कार्डिंग, ड्राइंग और सिंपलेस एक ही एरिया में आता है, और सप्लाई रिटर्न उसका कॉमन रहता है। तो इसलिए मैं तीनों का एक साथ दिखा। सिंथेटिक में 50 से 55% चाहिए आरएच स्टैंडर्ड, और कटर में 54 से 60 तक रखे। ऐसे ही रिम फ्रेम में 40 से 45% रखे सिंथेटिक में, कटर में 48 से 52 रखे। ऑटो कॉर्नर में अपन 60 से 65 रखे सिंथेटिक्स में, कटर में 65 से 70 रखे। कभी कभी ध्यान रखिएगा, जैसे अपन ठंडी का मौसम रहता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है जो एयर में कम रहता है, धागे का CSP नहीं आता, और खाली अपन को उस टाइम में इसका देखिए पूरा पीपा ट्री का और ऑटो कॉर्नर, ये दोनों जगह का थोड़ा आरएच बढ़ा के रखना पड़ता है। ये दोनों जगह का बढ़ा के रखेंगे तो मटेरियल में नमी रहेगा, वो CSP आएगा। लेकिन वो टेम्पररी पीरियड का, इसीलिए मैं उसको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। तो ये स्टैंडर्ड आरएच रखना जरूरी है। नेक्स्ट है अपन जैसे आरएच का बारे में समझा है, ऐसे अपन का फर्स्ट अपना ये टारगेट तो ये रखना है अपन को। उसके लिए अपन को कितना चीज़ कोशिश करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले देखिए एक चीज़ बताता हूँ, ऑफिस एडवांस फाइबर इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें क्या होता है, आपके जैसे रॉ मटेरियल का, और जैसे ब्लो रूम का, हर बीटर का आगे का पीछे का, कार्डिंग का भी, फीड लैटिस का, और स्लाइवर का, ये सब जगह का सैम्पलिंग करके ऑफिस में अपन चेक करते हैं। ऑफिस में क्या आता है, मतलब बीटर का स्पीड, सिलेंडर स्पीड, लिक्विड स्पीड, हर चीज़ का अपन मतलब ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। मतलब कौन सा मटेरियल में क्या स्पीड रखेंगे तो अपना फाइबर रप्चर नहीं होगा, ओपनिंग बराबर होगा, नेप्स लेवल कम आएगा, ये सब चीज़ डिसाइड करता है। तो कम से कम अपन कभी भी प्रोसेस चलाते हैं, हर 15 दिन में एक बार ऑफिस करना जरूरी है। इवन इफ अपन जो वेस्ट निकालते हैं, वेस्ट का भी ऑफिस करते हैं, ताकि वेस्ट ऐसा तो नहीं अच्छा फाइबर चले जाए, सर्ड फाइबर जाना चाहिए, माइक्रोडस्ट जाना चाहिए, अच्छा फाइबर भी कभी कभी चला जाता है।
तो आप ही चेक करेंगे अपन को ये ब्लो रूम का बिटर स्पीड, सिलेंडर स्पीड, फ्लैट स्पीड, लिक्रिन स्पीड, डफर स्पीड, ये सारी चीज़ स्पीड अपन आज पर मटेरियल के हिसाब से हम ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, ताकि प्रोसेस में कोई चीज़ फाइबर बिना ओपनिंग में नहीं जाए या ज़्यादा ओपनिंग में नहीं जाए, ताकि नेब्स लेवल वगैरह सही रहेगा। समझ लीजिए ओपनिंग बराबर नहीं हुआ, शर्ट थिक बढ़ जाएगा। अगर ओपनिंग ज़्यादा हो गया, फाइबर टूट गया, रप्चर हो गया, तो शर्ट थिक बढ़ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा होता है। तो उसके बाद देखिए कार्ड वाइज एनआरई क्या होता है पहले समझा देता हूँ। नेब्स रिमूवल एफिशिएंसी, जो एनआरई होता है कार्डिंग का, देखिए उसका जो स्टैंडर्ड है, एनआरई का स्टैंडर्ड है 65 से 70% तक। मतलब जैसे रॉ मटेरियल में अपना जो भी नेब्स है उसका 65 से 70% नेब्स कार्डिंग में ही क्लियर हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। देखिए जैसे कार्डेड की मटेरियल में अपना 60 से 70-80 इतना नेब्स रहना चाहिए, और कोम्ड मटेरियल में अपना 20 से 30 नेब्स रहना चाहिए 1 ग्राम में। तो ये नेब्स लेवल अपना एनआरई करने से क्या फ़ायदा होगा, हर कार्ड का अपन बीच बीच में एनआरई करना चाहिए। समझ लो कोई कार्ड का वेयर डैमेज हुआ, हमको मालूम नहीं पड़ता, उसमें अगर एनआरई बिलो स्टैंडर्ड आता है, ये 65 से 70 जो दिया उससे कम आता है, वो कार्ड को हम सही कराएंगे। नहीं तो उसमें नेब्स बनता रहेगा, उस कार्ड में मटेरियल पूरा मर्ज होकर चलता रहेगा, और फाइनली अपन क्या होगा, नेब्स से काटने के लिए अपना ऑटोकॉन में कट्स बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही कोम्बर की मटेरियल अगर चलाते हो, कोम्बर में भी अपन एनआरई करते हैं, नेब्स कितना रिमूव होता है। कोम्बर का जो स्टैंडर्ड है एनआरई का, उसमें 70 से 75% तक आता है। कोम्बर में भी नेब्स बराबर निकलना चाहिए, ताकि आगे ऑटोकॉन में कट्स कम रहेगा। ऐसे ही कार्ड वाइज सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे समझ लीजिए आपके पास 12 कार्ड है, तो हर कार्ड का डेली हर कार्ड का डेली इसको अलग से अपन 8 डिब्बा निकाले, ब्रेकर बनाए, फिनिशर बनाए, फिर इसको अलग से चला के इसका फाइनल यान बना के एक बार आईपीआई रिपोर्ट वगैरह बना देंगे। उसमें मालूम पड़ जाएगा नेब्स कितना रहा, थिन कितना है, थिक कितना है। अगर वो कार्ड वेयर का जैसे 12 कार्ड आपके पास है, तो महीने में एक बार 12 कार्ड का बन जाना चाहिए, फिर अगला महीना में फिर उसी 12 कार्ड का बनाना चाहिए। जो कार्ड में दिक्कत है, जिसमें परेशानी है, किसमें समझ लो वेयर उसका पूरा ड्यू हो गया, किसी का फ्लैट टप घिस गया, उसका भी ख़राब हो गया, चेंज करना, किसका स्टेशनरी फ्लैट चेंज करना, उसी में मालूम पड़ेगा। तो कार्ड वाइज सैम्पलिंग करना ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। हर मिल नहीं कर पाता, लेकिन जो कर लेता है वो जीत जाता है। नेब्स चेकिंग फ्रिक्वेंटली, जो नेब्स चेकिंग का काम है एक्सक्लूसिव वाला बार बार करे, और हर चीज़ का रिकॉर्ड में रहे, नेब्स किस में बढ़ना नहीं चाहिए। डिपोजिशन फ्री मटेरियल, जैसे आप सिंथेटिक चलाते हो, ओल्ड डाइट चला रहे हो, तो स्लाइबर के अंदर कोई डिपोजिशन पास नहीं करना चाहिए। डिपोजिशन पास करेगा वो भी आगे जाके कट्स वगैरह बढ़ाएगा। रैंडमाइजेशन ऑफ कार्ड कैंस, कार्डिंग का कैन जो होता है, जैसे आपकी समझ लो 8 कार्ड है, तो कार्डिंग का कैन डिब्बा नंबर वाइज कार्ड में डले। जैसे 1 नंबर कार्ड में 1 नंबर कैन डले, 2 नंबर कार्ड में 2 नंबर का डिब्बा डले, और उसके बाद इसको सीरियल नंबर से ऐसे DO6 में अपन 8 डिब्बा लगा रहे, तो सबका 1-1 डिब्बा रहा, इसको रैंडमाइजेशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मटेरियल यूनिफॉर्मली मिक्स होकर जाता है। यूनिफॉर्मली मिक्स होने से क्या होता है, यान का मतलब स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, और सी भी कम होता है, वो ऑटोकॉन का कट्स ऑटोमेटिक कम हो जाता है सी भी कम होने के कारण। तो रैंडमाइजेशन की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लो रूम कार्डिंग फिल्टर क्लीनिंग, देखिए अगर आपके पास सेंट्रलाइज फिल्टर है, चाहे कटन लाइन हो, पॉलिस्टर लाइन हो,
डेली एक बार तो मेंटेनेंस क्लीनिंग होना चाहिए फिल्टर का, ताकि कटर लाइन होगा, माइक्रो डस्ट वगैरह निकल जाएगा, फिल्टर क्लच साफ हो जाएगा। उसमें क्या होता है, फिल्टर का सफाई होने से क्या होता है, माइक्रो डस्ट वगैरह होता है जो मटेरियल के साथ जाता है वो नहीं जाके फिल्टर के अंदर जाएगा। अगर समझ लो फिल्टर आप 2-4 दिन से सफाई नहीं किया, कोई कोई मिल में क्या करते 3-4 दिन कार्डिंग लाइन खुले नहीं, सफाई नहीं किए, वो भी बड़ा बीमारी है। कार्डिंग लाइन डेली सफाई होनी चाहिए, फिल्टर डेली होनी चाहिए। चाहे आप 1.5 घंटा 1 घंटा बंद करके सफाई किया तो नेक्स्ट 22.5 घंटा 22 घंटे में आपकी पूरा बढ़िया प्रोडक्शन आ जाएगा विथ क्वालिटी के साथ। और जो मिल में सफाई के लिए टालता रहता है कि नहीं यार कार्डिंग का सफाई नहीं करता है, माल कम है, ये है, वो मिल कभी क्वालिटी अटेंड नहीं अचीव नहीं कर पाएगा, ये ना ऑटोकोनर का कट्स कम कर पाएगा। तो कार्डिंग का क्लीनिंग, फिल्टर क्लीनिंग, ये सब बराबर होनी चाहिए। उसके अलावा जो कारीगर होता है कार्डिंग ब्लोरूम का, अपनी जो रूटीन सफाई, जैसे फ्लैट का ब्रश सफाई करना और बाकी क्रश रोल के आगे सफाई करना, कॉइलर का सफाई करना, ये सब बीच बीच में जो सफाई करने वाले काम वो भी चालू रखे ताकि शर्ट फाइबर नहीं जाए। हाँ, हम लोग ऑटोकोनर का कट्स के बारे में बता रहे थे और उसका नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए, ड्रप फ्रेम के बारे में बता रहे हैं। ड्रप फ्रेम में ये सारी चीज़ का आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑटोकोनर का कट्स के लिए ये सारी चीज़ जिम्मेदार है। जैसे कि आपको बता रहा हूँ, देखिए बटम रोल गेज, बटम रोल गेज मटेरियल के हिसाब से होनी चाहिए। कटन है, सिंथेटिक है, पीसी है, डाइड कटन है, कोम्ड है, कार्डेड है, उस हिसाब से गेज आपको डिसाइड करके डालना है। नंबर ऑफ एंड यूज, जैसे 6 एंड चलाना है, मतलब 6 डिब्बा लगाना है, 8 डिब्बा लगाना है ड्रॉप में, वो मटेरियल का बल्कीनेस के ऊपर, रैपिंग का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मटेरियल समझ लो पूरा बिल्कुल बल्कि बल्कि निकलता है, मतलब उसमें अपन को 8 एंड में दिक्कत जाएगा, बराबर ड्राफ्टिंग नहीं होगा, तो उसमें 6 एंड भी कर सकते हैं। तो एंड यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक ड्राफ्ट, ब्रेक ड्राफ्ट के बारे में आपको कई बार हर प्रोसेस का मैंने बताया हुआ, कॉटन में, सिंथेटिक में, पीसी में, हर चीज़ में अपन ब्रेक ड्राफ्ट अलग अलग टाइप का स्टैंडर्ड किया हुआ। तो ब्रेक ड्राफ्ट के मटेरियल के ऊपर बेस करके लगाया। उस्टर आज पर स्टैंडर्ड, उस्टर भी जैसे ड्रप फ्रेम का ब्रेकर का उस्टर 3.5 तक, फिनिशर का 2.5 का नीचे, ऐसे ही उस्टर भी किसी में ज़्यादा ना जाए, स्टैंडर्ड के नीचे नीचे मेंटेन रखे। 1% आज पर स्टैंडर्ड, 1% जो प्लस माइनस 0.5% आपको बताया गया था, 1% भी बीच बीच में 7 दिन में एक बार चेक करें। 1% ज़्यादा वाला जाए वो भी मटेरियल कुछ दिक्कत जाएगा, कट्स वगैरह बढ़ाएगा। रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन के बारे में आपको पता था, जैसे अपन कार्डिंग का 8 डिब्बा समझ लो, 8 डिब्बा का लाइन है, तो हर डिब्बा एक एक डिब्बा लगना चाहिए एक साइड पे, दूसरा साइड पे भी एक एक डिब्बा लगना चाहिए। उसका आगे जो डिलीवरी है लेफ्ट साइड राइट साइड, उसका अपन मार्किंग करके रखे। जब फिनिशर में लगेगा लेफ्ट का 4 डिब्बा और राइट का 4 डिब्बा दोनों मिला के लगना चाहिए, और ताकि क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी रहेगा, CV% कम रहेगा, CV% कम रहेगा और यान स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। और उसमें क्या आपको कट्स में बहुत बेनिफिट रहता है अगर रैंडमाइजेशन करते हो, और इसमें शेड वेरिएशन भी कवर हो जाता है। अगर मटेरियल में हल्का फुल्का शेड वेरिएशन है, रैंडमाइजेशन में कवर हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, टॉप रोल बटम रोल क्लीनिंग, ये होता है, ये कारीगर करता है। हर 2-2 घंटा में टॉप रोल बटम रोल क्लीनिंग करके इसको चेंज भी करता है, मतलब 2-2 घंटा के पीछे का रोल आगे करता है, आगे का रोल इंटरचेंज। टॉप रोल का भी रोल इंटरचेंज करेगा, ताकि जैसे आगे वाला रोल ज़्यादा स्पीड में घूमता है ना, वो गर्म हो जाता है, इसको फिर बीच में ले लेगा, बीच वाला पीछे ले लेगा, ऐसे अल्टर करता रहेगा हर 2-2 घंटे में, वो भी चेंज होना जरूरी है। उसके बाद डिपोजिशन ऑफ क्लीनिंग, अगर ओल्ड लाइट पॉलिस्टर चला तो टॉप रोल बटम रोल हर चीज़ का, क्रिल का, हर जगह का डिपोजिशन सफाई बराबर होनी चाहिए। फ्लाई वाला माल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फैन वेस्ट क्लीनिंग इन एवरी 1 आवर, जो ड्रप फ्रेम का जो मेन मकसद है अपना शर्ट फाइबर रिमूवल का,
और शर्ट फाइबर जो होता है वो फैन वेस्ट में जाता है। तो फैन वेस्ट हर घंटे में सफाई होना जरूरी है। अगर फैन के अंदर पंखा में पूरा जाम होकर रह गया, फाइबर चिपक गया, आप 8 घंटा तक निकाले नहीं तो शर्ट फाइबर निकलेगा नहीं, उसका अंदर जाएगा नहीं। शर्ट फाइबर क्या होगा, मटेरियल के साथ आगे जाएगा, वो भी कट्स बढ़ाने का कारण बनता है। कॉइलर क्लीनिंग विथ नटेड रोप। कॉइलर जो होता है, कॉइलर को पहले भी मैंने डिपोजिशन वाला चैप्टर में आपको बताया हुआ। कॉइलर में जो क्या होता है, उसमें रस्सी में गांठ लगा के, मतलब जूट वाला रस्सी हो या बोरा हो या कपड़े का हो, नॉट लगा के उसमें अपन CTC पेट्रोल डाल के कॉइलर में ऐसे ऐसे घिस के अंदर दोनों साइड में, दोनों हाथ में घिस के सफाई करना पड़ेगा, ताकि वो मटेरियल फ्लाई वाला मटेरियल ना जाए। फ्लाई वाला मटेरियल जाएगा तो उसमें दिक्कत जाएगा, अपना कट्स वगैरह बढ़ेगा। और लास्ट वाला पॉइंट देखिए ड्रपम का, फिनिशर कैन राइट ऑन रजिस्टर नंबर। जैसे अपना पास 3000 डिब्बा है, 3000 डिब्बा का नंबर रहता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 2000, 1000, 1015, ऐसे अलग अलग नंबर रहता है। जो भी कारीगर RSP चलाता है, समझ लीजिए 2 RSP चलाता है, इसको एक रजिस्टर दिया जाएगा। जो डिब्बा निकलेगा वो डिब्बा का क्या नंबर लिखेगा, उसका शिफ्ट में समझ लो 150 डिब्बा निकला तो 150 डिब्बा का एंट्री होना चाहिए। उसमें क्या होगा, कभी उस्टर खराब पाया, कभी कट माल पास हो गया, तो उसी शिफ्ट का जो मटेरियल है अपन आराम से इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, या सिंपल एक से ढूंढ के निकाल देंगे तो मटेरियल अपना कट माल आगे नहीं जाएगा, और कट माल आगे नहीं जाएगा तो अपना ऑटो कट्स अल्टीमेटली कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अपना ड्राइंग तक गए थे। अपना मेन मकसद है 60 से 100 तक कट्स रखना, मेंटेन करना है 100 किलोमीटर में। सिंपलेस्ट में देखिए, ब्रेक ड्राफ्ट गेज, बटम रोल गेज। बटम रोल गेज होता है मटेरियल के ऊपर, फाइबर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब जिस प्रकार के मटेरियल चला तो उसी हिसाब से बटम रोल गेज करिए। बटम रोल गेज के अकॉर्डिंगली सैडल गेज करिए। उसके बाद ब्रेक ड्राफ्ट भी मटेरियल के हिसाब से आप लगाइए, कॉटन है, PC है, PB है, जो भी है उसी हिसाब से आपको ब्रेक ड्राफ्ट भी लगाइए। स्पेशल भी रोबिंग है का वो मटेरियल टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना रखना है। अंडर क्लियरर क्लीनिंग, सिंपलेस का नीचे जो रहता है नॉन क्लॉथ माउंटेड टॉप बटन में लगा रहता है अंडर क्लियरर, इसको सफाई करना जरूरी है। और टॉप क्लियरर जो रहता है अपना अंडर क्लियरर हो गया, सफाई करनी। और पॉजिटिव क्लियरर भी उसको चल रहा है नहीं चल रहा है चेक करना। अगर पॉजिटिव क्लियरर अगर नहीं चल रहा होगा तो वो फ्लाई जो होता है ना शर्ट फाइबर, वो सब मटेरियल के साथ चला जाएगा, वो भी बहुत मेजर रोल करता है कट्स के लिए। और डैमेज्ड प्रेस्ड कट्स चेकिंग, सिंपलेस्ट में ये है कि बहुत बड़ा बीमारी है, अगर मतलब कट्स कहीं दब गया एक जगह या कहीं चाकू लग गया, कट मार्क है, वो क्या मोटा पतला धागा सप्लाई करेगा आगे, मतलब स्लाइवर भी मोटा पतला बनेगा, रोबिंग भी बनेगा, उसके बाद रिम फ्रेम यान भी बनेगा, वो कट्स बहुत बढ़ा देता है। तो ये डेली बेसिस में चेक होनी चाहिए। डैमेज एंड प्रेस्ड कट्स। फ्लायर ट्यूब क्लीनिंग, सिंपलेस का जो फ्लायर है उसका अंदर रस्सी डाल के सफाई करना जरूरी है। डिपोजिशन ऑफ क्रिल, टॉप रोल्स, ऑप्रोन्स, अगर ऑन डाइड फाइबर चलाते हो तो डिपोजिशन क्लीनिंग भी जरूरी है। और डिपोजिशन का चैप्टर हम स्पेशली पढ़ाए हुए, वो भी आप देख लेना। और डैमेज अप्रोन्स चेकिंग, जो अपना बटम रोल रहता है, बटम अप्रोन रहता है, टॉप अप्रोन रहता है, उसमें अप्रोन में कभी देखना जैसे मार्किंग रहता है, दाग जैसा रहता है या छेद रहता है, ऐसे अप्रोन रहेगा तो मोटा पतला रोबिंग बढ़ेगा, वो अल्टीमेटली आपके कट्स बढ़ा देगा। उसके बाद देखिए ड्रॉप जोन क्लीनिंग विथ बटल ब्रश, ये कट्स बढ़ाने का सबसे मेजर रोल यही रहता है। जब भी कट्स बढ़ जाता है ये चीज़ ज़रूरी चेक करना। अगर ड्रॉप जोन का सफाई बराबर नहीं रहेगा, शर्ट फाइबर वगैरह जाएगा, डस्ट जाएगा, फ्लाई जाएगा, सब
तेल ग्रीस भी जाएगा, ये सब बीमारी बढ़ जाएगा। ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग जो होता है हर 4 घंटे में सिंपलेक्स में होनी चाहिए। उसे जल्दी जल्दी करे तो और बढ़िया है, 2-2 घंटा में कोई कोई करता है और बढ़िया। और ओवरहेड हमेशा चालू रहना चाहिए सिंपलेक्स में, खाली ड्रॉपिंग के टाइम बंद कर दिया जाए, बाकी टाइम ओवरहेड चलना चाहिए। ओवरहेड ब्लोअर चलेगा तो शर्ट फाइबर फ्लाई फ्लप सब खींच लेगा, ज़्यादा कचरा नहीं रहेगा। टेक फुल डब्स इन सिंपलेक्स, सिंपलेक्स में हल्का डब गिराने का कोशिश नहीं करे, हल्का डब से लोड बढ़ जाता है, फिर वो कट्स वगैरह बढ़ जाएगा, रिम फ्रेम में वर्किंग ठीक नहीं रहेगा। तो डॉप साइज जो होता है फुल लिया जाए। नेक्स्ट है अपना सिंपलेक्स तक गए थे, अपना 60 से 100 तक का कट्स रखना है, और 60 से 100 तक का कट्स रखना है पर 100 किलोमीटर। उसके लिए देखिए रिम फ्रेम में अपन क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे ताकि कट्स लेवल बराबर रहे। बॉटम रोल का जो गेज है, आपको बार बार वही चीज़ बोलता है, वो मटेरियल के हिसाब से करें। सैडल गेज तो बॉटम रोल गेज के हिसाब से करें, स्पेसर मटेरियल और काउंट के ऊपर डिसाइड करें। ये सब आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ रिम फ्रेम का सारी काम कर दोगी तो ब्रेकेज का अपना 3 से 3.5 तक ब्रेकेज आएगा, स्टैंडर्ड के अंदर आ जाएगा। रिम फ्रेम ब्रेक्स पर 100 स्पिंडल पर आवर हो गया, 3 से 3.5 तक ये सारी चीज़ करोगे आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया बॉटम रोल गेज, सैडल गेज, स्पेसर, हाँ। उसके बाद टॉप क्लियरर क्लीनिंग, और ब्रेक ड्राफ्ट भी उसी हिसाब से रखें मटेरियल के हिसाब से। ब्रेक ड्राफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मटेरियल के ऊपर से जिस हिसाब से है उसी हिसाब से रखें। रिम फ्रेम क्लीनिंग के बारे में बताता हूँ। देखिए ओवरऑल क्लीनिंग ऑफ मशीन लाइक ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग, ब्रेक्स, जक्की पुली, लिफ्टिंग टेप्स, होल्डर्स, बैक रोल फ्लाई, ये सारी चीज़ जो होता है रिम फ्रेम का जितना बढ़िया सफाई रखेंगे उतना बढ़िया वर्किंग रहेगा, और फ्लाई फ्लप नहीं जाएगा, और कट्स लेवल अपना हमेशा कम रहेगा। और उसके बाद देखिए OSTC रन ऑलवेज, जो ओवरहेड ब्लोअर है उसका ओवरहेड हमेशा चलना चाहिए, खाली डॉपिंग के टाइम बंद करे, उसका सारे नोजल चेक भी करे, और बीच बीच में ओवरहेड के ऊपर चढ़ के उसका अंदर जो फ्लाई वगैरह जमा होता है और 2-4 घंटे में एक बार निकाल के फेंक दे ताकि हवा सेक्शन बराबर हो। माइक्रो डस्ट फ्लाई वगैरह खींच जाएगा मटेरियल से, ड्राफ्टिंग जोन से सफाई हो जाएगा, ब्रेक से हर जगह से ओवरहेड खींच लेगा, तो उसमें क्या यान का क्वालिटी बढ़ जाएगा, और सबसे बढ़िया क्वालिटी रहेगा तो ऑटोकोनर कट्स अपना आप कम हो जाएगा। नीमाफिल फैन रिमूवल इज डब, जो नीमाफिल फैन होता है अपना पंखा के अंदर रहता है, वो हर डब के टाइम में नीमाफिल फैन निकाल के बाहर कर दीजिए। अगर नीमाफिल फैन जमा रहेगा फिर शर्ट फाइबर खींचेगा नहीं, और मशीन जाम रहेगा तो ब्रेकेज बढ़ेगा, नंबर ऑफ पीसिंग बढ़ जाएगा, फिर ऑटोकोन में वो फॉल्ट देगा, कट्स वगैरह बढ़ जाएगा। रिटर्न एयर फैन रन एज पर नीड, जैसे रिटर्न सप्लाई फैन है तो सप्लाई फैन कभी कभी कोई बंद करता है ज़रूरत के हिसाब से, तो कोशिश करें रिटर्न फैन ज़्यादा से ज़्यादा चले ताकि जो एटमॉस्फेयर की फ्लाई है वो नीचे से खींच के ले ले और फ्लाई मटेरियल के साथ ना जाए। रोलर पिसिंग टू अवॉइड, रोलर पिसिंग जो होता है कभी कभी कारीगर जानबूझकर बदमाशी करता है, धागा रोलर नेक में नहीं लगा के इसे घुमा कर लगा देता है, वो फिर रोलर की पिसिंग करने से क्या होता है वो मटेरियल डबल हो जाता है और वहाँ ऑटोकॉन में जरूर कट देता है, वो भी नहीं होना चाहिए। क्रॉस रोबिंग टू अवॉइड, क्रॉस रोबिंग जो होता है जैसे ड्राफ्टिंग जोन में रोबिंग ऐसे जाना चाहिए, कभी कभी ऐसे जाता है, वो सब वो बैड प्रैक्टिस है। क्रॉस रोबिंग रहेगा तो रोबिंग ऐसे खींच के कोई पतला हो जाएगा कोई मोटा हो जाएगा, फिर वो धागा बनेगा तो उसी हिसाब से ऑटोकॉन में कट्स बढ़ जाएगा। और 2 स्टेप यान आज पर स्टैंडर्ड, जो 2 स्टेप यान जैसे आपकी कौन सा मटेरियल चला रहे हो, आपको क्या ट्विस्ट चाहिए ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा उसी हिसाब से ताकि आपकी वर्किंग बढ़िया रहे। कुल मिला के सारी पॉइंट जो मेंटेन कर दिया
सारी पॉइंट आपको जो बताया वो आपकी ब्रेकेज लेवल 3 से 3.5 तक आ जाएगा, तो ऑटो कॉर्नर में अपना कट्स कम रहेगा। रिम फ्रेम का ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपन कट्स लेवल अगर कम रखें तो सबसे पहले देखिए कप कंटेंट मैक्सिमम, जैसे अपना मटेरियल के हिसाब से रिम फ्रेम का डाया, रिम फ्रेम के लिफ्ट के हिसाब से कप कंटेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते वो रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कप कंटेंट रखेंगे तो नंबर ऑफ बॉबिन चेंज कम हो जाएगा, अपना कट्स लेवल कम आ जाएगा। उसके बाद देखिए डी शेप बॉबिन, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। डी शेप मतलब बीच में समझ लो कारीगर धागा लगाता रहा, लेकिन आधी डब के बाद एक बार टूट गया, फिर आधा घंटे के बाद लगा, कहीं बीच बीच में छोड़ दिया या माल खुल गया, माल तुरंत चालू नहीं किया, तो बॉबिन ऐसा बन जाता है। डी शेप मतलब डमरू जैसा बन जाता है, जैसे बॉबिन ऐसे होता है ना, बीच में खाली रहता है, तो ऐसे चीज़ में क्या होता है, तो नंबर ऑफ बॉबिन चेंज ज़्यादा हो जाता है, कट्स बढ़ जाता है। और कृषि लपेटा इसको भी बिल्कुल 1 से 2% तक होनी चाहिए स्टैंडर्ड। नील तो रहता है, कहीं कहीं आता नहीं, लेकिन 1 से 2% तक कृषि लपेटा रहे। कृषि लपेटा ज़्यादा होगा, बार बार ऑटोकॉर्ड में कट्स बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगा। लो टिप्पे भी बार बार टिप्पे वगैरह रिम फ्रेम में चेक होना चाहिए, ब्रेक सफाई होनी चाहिए, स्पिंडल टेप लूज वाला काटना चाहिए बीच बीच में, हर 15 दिन 20 दिन में लूज टेप काट देना चाहिए, ताकि लूज टेप रहेगा, लो टिप्पे रहेगा। कभी कभी जक्की पुली नेक से नीचे उतर के चलता है, वो भी अवॉइड करना चाहिए। लो टिप्पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। डबल एंड क्या होता है, जैसे 2 रोबिंग एक साथ ड्राफ्टिंग जोन में चला गया, धागा बढ़ गया, तो डबल एंड वो ऑटोकॉन में काट देगा, वो कट्स बढ़ाएगा। टॉप स्लब अप, बटम स्लब अप, कुल मिला के जो भी खराबी रहता है रिम फ्रेम में, वो जितना कम से कम रहेगा उतना ही कट्स कम होगा। ऊपर से बॉबिन फट गया, टॉप स्लब अप हो गया, नीचे से खराब हो गया, ये सब चीज़ तो बिल्कुल सख्ती हो जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेपी बॉबिन, जैसे कोर्स काउंट वगैरह रहता है, हमेशा बीच में देख रहा है छल्ला ड्यू हो गया, छल्ला टाइम में चेंज नहीं हुआ, तो उसके लिए नेपी बॉबिन बनेगा। तो रिंग ट्रैवलर टाइम में चेंज करना, रिंग ट्रैवलर वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिंग ट्रैवलर शेड्यूल मेंटेन करके रखना, ताकि नेपी बॉबिन वगैरह नहीं आए, वर्किंग खराब ना हो, रिंग ट्रैवलर चेंज टाइम पे हो, आज पर स्टैंडर्ड। जैसे अपन समझ लो अपन कभी किसी मशीन में 6 दिन का स्टैंडर्ड रखे एक काउंट में, तो 6 दिन में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको टाइम पास करे, 7 दिन 8 दिन 10 दिन ऐसे खींच ले, वर्किंग खराब हो। उसके बाद देखिए लाइट डब क्या होता है, रिम फ्रेम वाले का एक आदत रहता है, जानबूझकर हल्का डब गिरा देंगे, हल्का डब गिरा देंगे तो फिर वो नंबर ऑफ बॉबिन बढ़ जाएगा ऑटोक्रम में, बार बार ऑटोक्रम खाली होगा और उसमें कट्स भी बढ़ जाता है। तो लाइट डब किसी प्रकार में अपन को फायदा नहीं होता। नेक्स्ट है अपना ऑटोक्रम के। देखिए ऑटोक्रम में अपन तो जो भी कट्स कम करना है रिम फ्रेम की पीछे पीछे जो करना करेंगे, फिर भी ऑटोक्रम का रोल रहता है, ऐसा नहीं कि ऑटोक्रम में काम नहीं हो सकता। एयर प्रेशर क्लीनिंग 4 घंटे में, ऑटोक्रम का गेज वगैरह जो होता है बढ़िया से एयर प्रेशर में सफाई होनी चाहिए, तब मशीन का अंदर फ्लाई वगैरह कुछ ना रहे, हर 4 घंटे में सफाई हो जाना चाहिए। गेज ऑप्टिमाइजेशन, गेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब यूआईसी का जो गेज होता है वो मटेरियल के हिसाब से उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज होना चाहिए, किसमें क्या रखना चाहिए। और गेज क्लीनिंग बाई जंक्शन बर्ड, जो यूआईसी गेज होता है उसका अंदर जंक्शन बर्ड में हमेशा सफाई करना चाहिए, कम से कम में 4 घंटे में एक बार करिए। ड्रम क्लीनिंग बाई LB40, जो डिलीवरी कोन जो लगाते हैं जो ड्रम में कभी कभी मटेरियल चिपक जाता है, डिपोजिशन चिपक जाता है, वैक्स चिपक जाता है, इसका बढ़िया से अपन सफाई करना जरूरी है। सफाई नहीं करेंगे तो फिर कट्स वगैरह बढ़ जाता है। OSTC रन ऑलवेज, ऑटोक्रम में कभी भी ओवरहेड बंद नहीं रखना चाहिए, हमेशा चलते हुए रहना चाहिए। उसके बाद देखिए हार्डवेस्ट रिमूवल इन ईच 2 आवर्स, जो हार्डवेस्ट जो स्प्लाइस होने के बाद हार्डवेस्ट एक साइड से पंखा में जमा होता है, हर 2 घंटे में हार्डवेस्ट निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। ड्रम स्पीड
आज पर मटेरियल एंड काउंट। ड्रम का जो स्पीड होता है, जैसे समझ लो अपन कटर ही चलाते हैं तो कोर्स काउंट में 1100-1200 चला है, फाइन काउंट में थोड़ा बढ़ा दिए 1500 1550 कर दिए। तो मटेरियल के हिसाब से और काउंट के हिसाब से तो अपन इसका ड्रम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करें। यान टेंशन सेटिंग, यान टेंशन जो होता है बराबर टेंशन नहीं रहेगा, कम रहेगा तो पोची कौन बनेगा, टाइट रहेगा ब्रेकेज बढ़ेगा। तो यान टेंशन जो स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से काउंट का हिसाब से मटेरियल के हिसाब से मेंटेन करके रखे। बालकोन का सेटिंग भी करें, जो बॉबिन नीचे जो लगता है बालकोन बराबर टाइम पे खोलना चाहिए, बंद होनी चाहिए। उसमें भी ब्रेकेज का ऑटोकॉन कट्स का बहुत फर्क पड़ता है। यान स्ट्रेंथ चेकिंग, स्प्लाइस जो होता है हमेशा देखिए स्प्लाइस 80% से नीचे यान स्ट्रेंथ का पास नहीं होना चाहिए। अगर 80% से ऊपर है स्प्लाइस पास होना चाहिए। समझ लो आपकी एयर प्रेशर 7.5 के से कम है तो स्प्लाइस हुई क्या आएगा, स्प्लाइस हुई क्या आएगा, बार बार वो कटिंग करेगा धागा और उसमें अपन को कट्स बढ़ जाएगा। तो एयर भी 7.5 kg कम से कम चाहिए। कम एयर में बिल्कुल ऑटोकॉलर चलाना नहीं चाहिए। और ये सब चीज़ बताने के बाद एक चीज़ मैं शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ, या जो भी आप समझिए वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन 1008 का स्पिंडल का रिम फ्रेम है, ठीक है। अपन 60 ड्रम का अपना ये है ऑटोकॉलर है। अपन क्या करेंगे, समझ लो 3 रिम फ्रेम का अपन एक ऑटोकॉलर दिए तो 20 ड्रम पड़ गया एक रिंग फ्रेम का। तो मेरा एक राय है, समझ लो किसी मशीन में किसी मटेरियल में कट्स ज़्यादा आता है, जो आलटेड ड्रम है, समझ लो एक मशीन का अपन 1008 में 20 ड्रम आलट के, तो जिसमें कट्स ज़्यादा आता है उसका ड्रम बढ़ा के वो मटेरियल क्लियर मत कीजिए। क्लियर करेंगे तो स्पिनिंग का जो डिपार्टमेंट इसको ध्यान नहीं देगा, नज़रअंदाज करेगा। और जो सारी चीज़ मैं आपको पॉइंट बताया वो सारी चीज़ का ऊपर एक्सरसाइज नहीं करेगा। सबसे बढ़िया तरीका है जो स्टैंडर्ड ड्रम उतना ही मेंटेन रखिए, मटेरियल बढ़ेगा, डब वाला बढ़ेगा तो स्पिनिंग वाला अपना आप इसको देखेगा, सोल्यूशन निकालेगा। और कभी भी किसी माल में कट्स ज़्यादा होता है उसका ऑटोकॉलर की ड्रम स्टैंडर्ड से ज़्यादा करके माल निकाल देना कोई बढ़िया नहीं है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा चीज़ है, ऑटोकॉलर में कट्स जो होता है ज़्यादा काट के अपन क्वालिटी ख़राब नहीं करनी। अपन जितना ज़रूरत है जैसे फॉल्ट पास ना हो उसी हिसाब से कटिंग करें। हम जैसे समझ लो बढ़िया क्वालिटी बनाने के चक्कर में 150 कट्स ले लिए, 200 कट्स ले लिए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें बिल्कुल नुकसान होता है। कम से कम कट्स रहे, अच्छा क्वालिटी बने, वो ध्यान रखिए। अननेसेसरी कटिंग ना करें। इतना में मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।